हेलो बच्चों लोग, गुड इवनिंग वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लिंक्स। तो एक सेकंड रुकना, मैं माइक लगा लूँ तब बात करते हैं। तो पहले तो ये चेक करिए कि वीडियो की क्वालिटी एकदम सही है। जो भी मैंने क्वेश्चन लिख रखा है क्या आपको विजिबल है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 2020 का सेट नंबर 1 ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे सेट नंबर 2 पर। उसका हम आज सेक्शन ए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकालें पहले, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालें, तब तक मैं माइक सेट कर लूँ। ठीक है बच्चों, जल्दी से पेन और कॉपी निकालिए। जल्दी बच्चों कॉपी किताबें निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके सामने है, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा हुआ है द अर्थमेटिक मीन ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 15। 1 से लेके 15 के बीच में जो इवन नंबर हैं उनका जो है मीन निकालिए। तो जरा सुनो, 1 से लेके 15 के बीच में इवन नंबर कौन कौन से होंगे। एक तो इवन नंबर होगा 2। इवन नंबर क्या, ऐसे वो नंबर जिनमें 2 का डिवाइड चला जाए, वो उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इवन नंबर। तो सबसे पहला इवन नंबर 1 से लेके 15 के बीच में कौन होगा, 2। फिर कौन होगा, 4। फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 और 14। 1 से लेके 15 तक के बीच में यही केवल क्या होंगे बच्चों, इवन नंबर होंगे। तो यही क्या होंगे बच्चों, इवन नंबर होंगे। इनका मुझसे मीन पूछा है, तो मीन कैसे निकालते हैं। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, इन सबका ऐड करिए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 अपॉन कितने लोग हैं बच्चा, लोग ये 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ठीक है, तो इसका मीन कितना आएगा, ऊपर सबका सम करिए। 6 और 4 10 और 2 12 8 20 30 30 40 और 50 और 56। ऊपर जो सम आएगा वो आएगा 56। 7 से जब डिवाइड दोगे तो 7 8 56। तो मीन कितना आया बच्चों, 56 आया। मीन कितना आया बच्चों, 56। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि अगर जब भी कभी ऐसे नंबरों का मीन आपसे पूछा जाए जिनका गैप, ट्रिक देख लो बच्चों। ऐसे किसी भी नंबर, ये दूसरा मेथड है। ट्रिक क्या है इसकी, अगर ऐसे कोई भी नंबर आपको दे रखे हो जिनका गैप कैसा हो, सेम हो। तो आप देख रहे हैं ये जो इवन नंबर है इनका गैप सेम है। 2 और 4 के बीच का गैप 2, 4 और 6 के बीच का गैप 2, गैप सेम है। तो उनका मीन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि पहला प्लस लास्ट वाला जोड़ो और आधा कर दो। तो पहला कौन है बच्चों, 2। लास्ट वाला कौन है, 14। आधा करोगे तो कितना आएगा, 14 और 2 16। 16 में 2 का भाग दोगे तो 8। मीन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम लिखें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहें और मुझे आगे बढ़ने दें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे बच्चा लोग। इसमें लिखा हुआ है इफ sin a = 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको जरूर देखें। sin a बराबर 4/5 है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए आप तुरंत एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का पहला या दूसरा क्वेश्चन में से एक है। देखें यहां जो भी एंगल लिखा है, यहां पे क्या लिखा है बच्चों, a। तो इस a को यहां मेंशन करें। a के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली को बोलते हैं हाइपोटेनस, बची हुई साइड को बोलते हैं बेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि sin a दे रखा है, sin a = 4/5 है, तो sin होता क्या है एक्चुअल में, sin होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर का आंसर है 4 यूनिट। जब ध्यान रखें, जब भी कभी रेशियो में दिया हो तो यूनिट जरूर लिखें। हाइपोटेनस कितनी है, 5 यूनिट। जब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस निकालोगे तो यहां से पाइथागोरस क्या होती है बच्चों, h² = p² + b²। राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइडें दे रखी है, तीसरी गायब है, तो पाइथागोरस लगा के पहले तीसरी साइड निकालो। ये बहुत बार करा चुका हूं तो इसलिए मैं इसको जल्दी कर रहा हूं। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25। 4 का स्क्वायर क्या, 16।
अगर मैं बी स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो 16 उधर भेजूंगा तो ये बन जाएगा 25 माइनस 16। 25 माइनस 16 कितना होता है बच्चों? 9। बी स्क्वायर इक्वल टू 9। जब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो जब 9 का रूट लोगे तो कितना आएगा बच्चा लोग? 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट। क्या लगाएंगे आप? 3 यूनिट। अब मेरे से बेस का वैल्यू नहीं पूछा, मेरे से तो पूछा है tan a का वैल्यू। क्या पूछा है? tan a। अच्छा एक बात बताओ, tan क्या होता है? tan होता है बच्चा लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का आंसर डायग्राम में देखो कितना है। परपेंडिकुलर का आंसर है 4 और बेस का आंसर अभी अभी कैलकुलेट किया, बेस का आंसर कितना है बच्चों? 3। तो इस सवाल का आंसर है 4/3। tan a इक्वल टू आ गया 4/3। जल्दी से इसको नोट करें। देखो बच्चों, मैथ कोई ज्यादा डरावना सब्जेक्ट नहीं है, इसमें 100 में से 100 आसानी से लाए जा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लें कि मैथ में मुझे 100 में से 100 लाने। पहले तो आप ये सेट करें, दिमाग में बैठाएं कि मैथ कठिन नहीं है, इसमें मैं आसानी से 100 में से 100। पहला तो आपके जो है, आप अपना एकदम टारगेट बना लें कि 100 में से 100 चाहिए। अब जब आप ऐसा टारगेट बना लेंगे तब जाके कहीं आप मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है। तो सपनों की कोई उम्र नहीं होती है, बस उनको देखने का हौसला चाहिए। तो बस वही हौसला अगर होगा आप में तो आप आसानी से 100 में से 100 ला सकते हैं, अदरवाइज फिर नहीं। और जल्दी से जो भी मैं क्वेश्चन करूं उसको एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर लिखते रहें और उसको दोबारा से फिर खुद से करने का प्रयास आपको जो है करना चाहिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, उसके रूट इक्वल दे रखे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अच्छा, जब भी कभी रूट आर इक्वल हो, क्या है इसमें लिखा है? रूट्स आर इक्वल। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो उसमें नेचर ऑफ रूट यानी डी का वैल्यू क्या होता है? तब अगर डी का वैल्यू 0 हो तो रूट का नेचर कैसा होता है? रूट आर इक्वल। तो रूट इक्वल दे रखे हैं तो डी का वैल्यू क्या होगा? 0। अब डी का फॉर्मूला, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने फॉर्मूला खोल दिया। अब मेरे को बस ए बी और सी का वैल्यू चाहिए। तो देखो ध्यान से, ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे, देखो क्या लिखा है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन लिखा है? 2। बी होता है एक्स के आगे वाला, एक्स के आगे देखो क्या लिखा है? 8 और विद साइन। अगर 8 पे प्लस साइन है तो प्लस साइन के साथ, माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ। तो बी का वैल्यू आ गया माइनस है। सी का वैल्यू है, सी किसे कहते हैं? सी होता है बिना एक्स वाला। तो बिना एक्स वाला कौन है बच्चों? सी। ये सी का वैल्यू सी ही रहा। अब वैल्यू रख दीजिए बस। बी का वैल्यू -8, -8 का स्क्वायर 4a। ए का वैल्यू अब आपको रखना है, ए का वैल्यू आपके सामने कितना है? ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू सी रखिए। अब यहां से माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 4 दूनी 8, 8c को -8c उधर ले जाएंगे प्लस 8c, 8 से ये काट दो, 8 से 64 कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो सी का वैल्यू बच्चा लोग कितना आ गया? 8। यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो आई होप ये बहुत सिंपल सवाल है, एक नंबर के सेक्शन ए चल रहा है, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा सबके। तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूं। रूट जब इक्वल होंगे तो डी का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से बनती है। तो पहले पॉइंट को नाम मैं दे दे रहा हूं ए, दूसरे पॉइंट का नाम दे दे रहा हूं बी। एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट, पहला पॉइंट है उसको ए मेंशन करो तो -2,6, बी वाले का नाम -2,10 है। अब बोला ये है जब इस लाइन को, जब एक लाइन इन दोनों पॉइंटों से मिलकर बनी हुई है, इस लाइन का मिड पॉइंट आप बताइए। तो इस लाइन का मिड पॉइंट हम मान ले रहे हैं सी। तो मिड पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है पहला प्लस पहला जोड़कर आधा, दूसरा प्लस दूसरा जोड़कर आधा। देखिए भाई, अब पहला प्लस पहला जोड़ के आधा, मतलब पहला इसका कौन है बच्चों? -2। पहला इसका पहला उठाओ -2, इन दोनों को जोड़ लो और आधा कर दो। ऐसे ही दूसरा प्लस दूसरा जोड़कर आधा, तो दूसरा इसका क्या है बच्चों? 6, इसका दूसरा क्या है? 10, दोनों को जोड़ लो और आधा कर दो।
यही इसका क्या है, मिड पॉइंट है, यही इसका क्या है बच्चा, मिड पॉइंट। तो देखो दोनों माइनस के तो जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस, और दो जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 4। दोनों माइनस के इसलिए माइनस 4/2। 6 और 10 कितने होते हैं, 16, 16/2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड दो, आंसर आ गया -2, 2 से यहां भाग दो, ये आ गया 8। तो मिड पॉइंट कितना आया इस लाइन का, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आया बच्चों -2,8। क्वेश्चन इसका जो आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करें, बहुत छोटे छोटे सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल है। अब देखें बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो बहुत ही सिंपल और घटिया सवाल है। चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी, उसी का एमसीक्यू उठा लिया गया है। जो सर्कल चैप्टर है उसमें से ये एमसीक्यू उठाया गया है, बहुत सिंपल है। इसमें आपसे पूछा है पीटीक्यू, पीटीक्यू पूछा है। तो बच्चों पीटीक्यू का मतलब है ये एंगल आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कई बार, आपको क्या करना है, सिंपल इस एंगल के लिए देखो, इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। ये कैसे आया, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 बनाती है, ये रेडियस टेंजेंट के साथ 90 बनाती है। तो आप दो तरीके हैं इसके, मैं डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं एंगल टी को, सिंपल आपको 180 में से घटा देना है। कैसे घटाएंगे, 180 में से 110 क्या होता है, एंगल टी प्लस 110, एंगल टी प्लस 110 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 180। तो यहां से टी का वैल्यू आ जाएगा 110, उधर ले जाओ तो 180 में से जब 110 घटाओगे एंगल टी का वैल्यू आएगा 70। एक तरीका तो ये है शॉर्टकट कि आप सीधे इस एंगल का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप सीधे 180 में से इस एंगल को घटा दो। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका लेंथी प्रोसेस है कि आप ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, 90 बनाएगा, ऐसे ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये 90 होगा। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 होता है, तो वहां से आप कर लें। वैसे मेरे हिसाब से आप सीधे सीधे जोड़ें, 180 में से इस एंगल को घटाएं, और ये आपके सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर बच्चों बात करते हैं 6वें पर, द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर आपके सामने दे रखा है। इस सिलेंडर का बेस यानी ये सिलेंडर किस हिस्से पर रखा हुआ है, इस सर्कल पर रखा हुआ है, तो बच्चों इसी को बोलते हैं बेस। और ये बेस किस शेप का है, सर्कल शेप का है। तो इस सर्कल का एरिया, बेस माने क्या, सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ बेस हमको 9 पाई दे रखा है। तो सर्कल, ये तो बेस तो सर्कुलर शेप का है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल करो, आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया बच्चा लोग 9। अब स्क्वायर हटाओ तो उधर रूट लगेगा, तो 9 का रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछी, हमसे तो इसकी क्या पूछी है, डायमीटर। तो बच्चा लोग हम जानते हैं कि किसी सर्कल की जो डायमीटर होती है वो डायमीटर क्या होती है, रेडियस का दुगना। तो रेडियस कितनी है, 3, तो 3 का जब दुगना करोगे तो आंसर आएगा बच्चा लोग 6 सेंटीमीटर। यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये छोटे छोटे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा है इस सेट का। देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है, एक थ्योरम लगेगी, कोड इंटरसेक्टिंग थ्योरम, कोड्स इंटरसेक्टिंग थ्योरम। अभी बताएंगे थ्योरम क्या है। सबसे पहले सवाल समझिए, AB और CD दो कोड हैं। एक सर्कल में AB और CD ये दो कोड हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट E पर। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चा लोग, E पर। और सुनो, CE का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ED का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AE क्रॉस EB पूछा है। तो सबसे पहले एक थ्योरम समझिए कि जब भी किसी सर्कल में इस थ्योरम का नाम है कोड्स इंटरसेक्टिंग थ्योरम। इसको थोड़ा आप याद रखेंगे, ये पहले आती थी, कोड इंटरसेक्टिंग थ्योरम। ये थ्योरम क्या है वो जरा सुनिए कि जब भी किसी सर्कल में कोई दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करें, कोई दो कॉर्ड क्या करें, इंटरसेक्ट। जैसे मान लीजिए यही दो कॉर्ड के नाम ले लेते हैं, एक ये है CD और एक कॉर्ड है EB। ये दोनों कॉर्ड का आपस में कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E पर। तो थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम के ये वाली साइड ये CE का मल्टीप्लाई जब हम ED के साथ कराएं, CE का मल्टीप्लाई जब हम ED के साथ कराएं तो वो बराबर आएगा AE इंटू EB के साथ, AE इंटू EB के साथ। फिर समझिए, इसी को बोलते हैं कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम।
अभी ये क्लास 10 से डिलीट हो गई है, बट फिर भी इसको आप ध्यान से पढ़ के जाएं, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सुनो, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि जब भी किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करें, तो जब कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई क्या होगा, बराबर। तो पहले CD वाले कॉर्ड में एक छोटा टुकड़ा है CE, दूसरा छोटा टुकड़ा है ED, इनका मल्टीप्लाई बराबर होगा AE इंटू EB के साथ। अब बस यही कॉन्सेप्ट हम यहां इस्तेमाल करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ बराबर होगा AE का मल्टीप्लाई किसके साथ, EB के साथ। AE का मल्टीप्लाई EB के साथ। यहां पे सिंपल इस फॉर्मूले में CE की वैल्यू आप रख दीजिए, CE का वैल्यू रख दीजिए 4 और ED का वैल्यू आप रख दीजिए 2, तो हमें AE का क्रॉस EB के साथ मिल जाएगा और आंसर आएगा हमारा कितना बच्चा लोग, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम, ठीक है। तो मैं ये कुछ हटके था तो मैंने इसको डिटेल में समझा दिया। कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम है, इसको आप जल्दी से नोट करें। तो मैं ये उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर होता है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें, कमेंट करें तो मैं आपको समझाता रहूंगा। देखिए बच्चा लोग, देखो क्लास 10 के एग्जाम आ गए हैं, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप ये समझिए कि आप ये समझते रहे कि एक टीचर आपको सॉल्व करा के क्वेश्चन देता रहे और आप लिखते रहें, इससे कुछ आपका भला हो जाए, तो ऐसा कभी भला नहीं हुआ। जब तक मैथ चाहता है कि मैथ में वही लड़के होशियार होते हैं जिनका, वही लड़के या लड़कियां होशियार होंगे जो प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस अगर आपने करी तो आपका मैथ उतना ही, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही मैथ आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। मैं जितने भी सवाल कराऊं उनको आप, अगर आप कमजोर हैं तो 2 बार इन सवालों को करें, अगर आप होशियार हैं तो 1 बार जरूर लिख कर जरूर। ज्यादा होशियार अगर आपको अपने आप को समझने लगोगे तो भी समस्या है, ज्यादा भी नहीं होशियार समझना है। हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें, कम से कम 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार रट जाने चाहिए। PYQ है तो इसको रट लें। देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। जब किसी एक पासे को हम फेंकते हैं तो टोटल आउटकम कितने बनते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम। देखो पासे में, डाई में या तो 1 आता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो मतलब टोटल ये है आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने बने, टोटल आउटकम कितने हैं बच्चा लोग, ये हैं 6। कितने हैं ये, गिनती में कितने हैं, 6। अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हैं, तो प्राइम नंबर कौन कौन से, प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो खुद से कटे, या तो खुद से कटे या 1 से कटे, ऐसे कौन कौन नंबर है, यानी कि जिनके 2 फैक्टर। तो देखो प्राइम नंबर कौन होगा बच्चों, 2। एक तो 2 है, ये देखो 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। 2, फिर 3, फिर 5, ये 3 प्राइम नंबर है। तो ये हो गए, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर को हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम। तो कितने लोग हैं फेवरेबल में, 3 लोग हैं। तो हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो बच्चा लोग फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और टोटल आउटकम कितने हैं बच्चा लोग, 6। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर है 1/2। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक पासे को उछालोगे तो आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो टोटल आउटकम कितने बने बच्चों, 6। प्राइम नंबर उसमें कितने होंगे, प्राइम होंगे 3, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया और ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसमें x का वैल्यू आपको निकालना और सॉल्व करना। देखो MCQ है तो एक तरीका तो ये है, ये x का वैल्यू ही दे रखे हैं, इनको इसमें रख के देखो, जो LHS और बराबर RHS कर दे, मतलब 0 बराबर 0 आ जाए, तो आप कहेंगे वही उस सवाल का आंसर है। फिलहाल मैं इसका डिटेल में सॉल्यूशन बता दे रहा हूं क्योंकि ये 4 नंबर लाइक क्वेश्चन है। तो जरा देखिए, सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको आप एक साइड लिखें, यहां
एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैंने बस इसका फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, अब 10th क्लास क्या कहती है कि x का वैल्यू या मिडिल, अब मैं इसमें मिडिल स्प्लिटिंग लगाने जा रहा हूं, तो मिडिल स्प्लिटिंग कैसे लगाऊंगा, तरीका कहता है कि एक्स स्क्वायर के आगे देखो कौन लिखा है 1, एक्स स्क्वायर के आगे देखो कौन लिखा है 1, रफ कॉलम बनाएं और एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा हो उसको रफ कॉलम में लेके चले, तो 1 लेके चले। अब यहां देखो बिना x वाले में क्या कौन कौन से ब्रैकेट लिखे हैं, a प्लस बी और एक लिखा है a माइनस बी। ये जो दोनों, एक तो एक्स स्क्वायर के आगे वाले को और बिना x वाले दोनों को उठाकर इनके फैक्टर कर लेंगे, तो मैंने पहले से ही फैक्टर कर रखे। अब यहां देखो बिना x वाले पे साइन किसका है, तो साइन है माइनस का, तो यहां लिखो क्या माइनस करें, क्या माइनस करें कि बीच वाली संख्या बन जाए। बीच वाली संख्या कौन है, क्या माइनस करें कि 2b बने। तो सुनो क्या माइनस करोगे, तो अगर हम a प्लस बी वाले ब्रैकेट में से माइनस कर दें a माइनस बी को, a ये पहले ब्रैकेट में अगर दूसरा ब्रैकेट माइनस कर दें तो हमारा 2b बन जाएगा। नहीं मानते हो तो चेक करके देख लो, ये a प्लस बी, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, a से a कट जाएगा, b और b क्या बन जाएगा बच्चों, 2b बन जाएगा। तो हम क्या करें, अगर पहले ब्रैकेट में से दूसरा ब्रैकेट माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 2b, लेकिन हमें 2b के साथ, हमें बच्चों 2b के साथ साथ क्या चाहिए, x भी चाहिए, तो 2b के साथ x लगा दिया, 2b के साथ हमने x लगा दिया। एक मिनट, इधर थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे फिर सुनिए, ये पहला ब्रैकेट है, अगर हम पहले ब्रैकेट में से दूसरा ब्रैकेट माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा 2b। एक बार मैं चेक कर लूं, ये दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ये दिखाई दे रहा है। तो लेकिन हमें तो 2b के साथ साथ क्या चाहिए, x, तो यहां भी x लगाओ, तो यहां भी x, यहां भी x, तो 2bx की जगह हमने ये लिखने वाला। देखो बच्चों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, 2bx की जगह मैं लिख दूंगा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स, और ये ब्रैकेट शांत जैसे हैं वैसे ही लिखा रहने दो, इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के दो पकड़ लीजिए और लास्ट के दो पकड़ लीजिए, इनमें कॉमन लो और x का वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, इन दोनों में x कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा x, यहां से x कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा बच्चों a प्लस बी, ब्रैकेट बंद। हमेशा ध्यान रखें जब भी कभी लास्ट के दो ब्रैकेटों में से कॉमन लें तो आप क्या करें, जो भी साइन यहां हो उसको हमेशा कॉमन लें, हमेशा इसको कॉमन लें। अगर यहां माइनस हो तो माइनस लो, प्लस है तो प्लस लो, हमने ये कॉमन लिया। और भी क्या कोई कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी दोनों में है तो a माइनस बी भी कॉमन आ जाएगा। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस बी कॉमन ले लिया, बचा क्या x, माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस बी कॉमन ले लिया, बचा क्या a प्लस बी। अब जरा चेक करो क्या ये ब्रैकेट सेम बने, अगर ब्रैकेट सेम बन जाए इसका मतलब आप सही कर रहे थे, ब्रैकेट सेम ना बने इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, दोबारा करें। तो देखो जो दो बार ब्रैकेट, देखो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट दो बार लिख गया है, इसको एक बार लिखें, और जिस पर ब्रैकेट नहीं है उसको ब्रैकेट में बैठा दें। तो यहां देखें x प्लस, ये कॉमन ब्रैकेट है, दो बार लिख गया, इसको एक बार, इस पे ब्रैकेट नहीं है, इसको ब्रैकेट में बैठा लो x माइनस, इस पे भी ब्रैकेट नहीं है, a माइनस बी। अब बोलो पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0, ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, मतलब x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहां से बच्चा लोग दो वैल्यू आएंगे, प्लस का ब्रैकेट जब उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का ब्रैकेट, ऐसे ही यहां ये माइनस का ब्रैकेट जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वाले का ब्रैकेट। ध्यान रखें अंदर आप साइन चेंज नहीं करोगे, बाहर आप साइन चेंज करेंगे। ये ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस है वो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, लेकिन आप अंदर आप प्लस और माइनस चेंज नहीं करोगे। तो मैं ये उम्मीद करूंगा x का दोनों वैल्यू आपके सामने है। अब आपको ऑप्शन में टिक करना है, कौन सा टिक करें तो वो जरा सुनो। आप ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दे रखा है, माइनस ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर ए, प्लस का ए माइनस बी, मतलब दोनों ही ऑप्शन है, ए और सी दोनों, ए और सी, इसमें दोनों ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। तो चलिए बहुत बड़ा सवाल था, इसको हमने कर लिया, ये मैंने पिछले सेट में भी कराया है तो इसलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी करा दिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेस बाय रमेश।
देखो एक रेस हो रही है, उसमें अगर रमेश जीतता है रेस तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 1/6। एक बात बताओ, जब रेस होती है तो कोई हार भी सकता है जीत भी सकता है। अब जरा सुनिए, मान लो अगर 6 बार रेस कराई गई तो रमेश एक बार जीता, तो ऐसा भी तो होगा रमेश जीता नहीं हो, ऐसे कितने केस होंगे? तो देखो हम रमेश के जीतने की प्रोबेबिलिटी, पी माने प्रोबेबिलिटी, रमेश जीतने वाले की प्रोबेबिलिटी को हमने किससे डिनोट कर लिया 1/6। अब ऐसा भी तो हो सकता है रमेश ना जीते, तो रमेश ना जीते तो देखो जीता कितनी जगह पे, 6 में से एक जगह जीता है, तो हारा कितनी जगह होगा 5 जगह। या फिर इस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द रेस, नॉट विन द रेस बाय रमेश, रमेश रेस ना जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो 6 बार में से एक बार जीता है तो 5 बार हारा होगा, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 5/6। या फिर एक काम करो, हारने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी जीतने वाली हटा दीजिए, तो ये आ गई। ऐसे ही उमेश उमेश के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन द रेस बाय उमेश, उमेश हार जाए, उमेश भी ना जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो उमेश जीता कितनी जगह पे, 8 बार अगर रेस हुई उसमें से एक बार उमेश जीता है, तो हारा कितनी जगह पर होगा? 8 में से 7 जगह पर उमेश हारा होगा। फिर बात समझिए, उसमें प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है? विनिंग वाली। देखो रमेश रेस जीते तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अगर 6 बार रेस हुई उसमें से एक बार रमेश जीत गया तो हारा कितना होगा? 6 में से 5 जगह फिर हारा होगा क्योंकि एक बार जीता है। तो रमेश रेस कितनी जगह हारा है? तो 6 में से 5 जगह हारा है। ऐसे ही उमेश से रेस कराई, उमेश एक बार रेस जीता है 8 में से एक बार रेस जीता है, तो हारा कितनी जगह होगा? 8 में से 7 बार हारा होगा। अब आपसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट नन कैन विन द रेस, न तो रमेश जीते और ना उमेश जीते, यानी कि दोनों हार जाए, तो न तो रमेश जीते, रमेश ना जीते उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 5/6। उमेश ना जीते रेस, उमेश भी रेस को हार जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/8। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 7 पंजे 35, 8 छंगे 48, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आई 35/48। ठीक है, इसे भी बच्चों नोट करें। ठीक है बच्चा लोग, जो लोग मेहनत करते हैं ना उनको कभी हार नहीं मिलती है, इसलिए मेहनत करने से डरे ना। जो लोग मेहनत करते रहते हैं निरंतर उनको जरूर कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर मिलती है। एक दिन ऐसा जरूर आता है कि उसकी मेहनत रंग लाती है। तो आप लोग ऐसा ना समझें कि हम थोड़ा बहुत हमारी पढ़ने से क्या होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब रिजल्ट बन के जब सामने आता है, और जिस दिन रिजल्ट आता है तो एक जब अच्छा रिजल्ट होगा तो सारे घर वाले आपके माता पिता सबसे ज़्यादा जो खुश होंगे, सबसे ज़्यादा माता पिता खुश होंगे कि हमारे बच्चे ने हमारे लिए, हमारी मेहनत जो है सफल हो गई, हमने जो पैसा लगाया अपने बच्चे पर वो एक सही जगह गया और हमारा बेटा जो है कुछ आगे बढ़ के जो है नाम करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। तो उनका तुम्हारे 1% की वजह से अच्छी परसेंटेज आ जाए, उससे समाज में उनका एक रेपुटेशन, एक अलग कि भाई फलाने का लड़का जो है उसके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए और वो टॉप करके गया, ऐसा लोग तुम्हारे घर वाले और माता पिता के नाम के बारे में बातें करेंगे, आपकी चर्चाएं होंगी। तो अगर आप ऐसा दिन चाहते हैं तो आप मेहनत जरूर करें बच्चों, है ना। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10। दो पॉइंट है p और q, इनके बीच की डिस्टेंस है 10 यूनिट। तो डिस्टेंस दे रखी है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हमको PQ का डिस्टेंस दे रखा है 10। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अंडर रूट पहला माइनस पहले का होल स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का होल स्क्वायर। अब भाई देखो, पहला कौन है बच्चों? 2, और इसका पहला कौन है? 10। तो पहला माइनस पहले का होल स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरा, यानी कि -3, ये दूसरा है, और ये इसका दूसरा कौन है? -1। तो दूसरा माइनस दूसरे का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों? 10। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये बड़ा रूट हटाओगे
तो रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे बच्चों, स्क्वायर। एक तरफ से रूट हटाओ, दूसरी तरफ क्या लगा दो, स्क्वायर। तो ये बन गया 10 का स्क्वायर। अब यहां देखो क्या बनेगा, 2 में से 10 गया 8, 2 में से 10 गया, बचा क्या 8। 10 पे साइन कैसा, माइनस का, तो -8 का स्क्वायर। अब यहां देखो ये माइनस है, ये माइनस है, अगर मैं ये माइनस कॉमन ले लूं, माइनस क्या करूं बच्चों, कॉमन ले लूं, तो यहां बनेगा 3 + बाई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, ऐसे ही माइनस का स्क्वायर प्लस ये है 3 + बाई का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है बच्चा लोग 100। अब सॉल्व करना है, 64 उधर ले जाओ, तो 3 + बाई का होल स्क्वायर बराबर 100 - 64। जब 100 में से 64 माइनस करोगे तो ये बचेगा 36। 100 में से जब 64 माइनस करोगे तो बनेगा बच्चों 36। अब इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, स्क्वायर हटाओ बच्चों तो रूट लगाओ, तो 3 + बाई, जब रूट लगाओगे 36 का रूट होता है 6, लेकिन साइन कैसे आएंगे बच्चों, प्लस और माइनस की, तो यहां से आंसर आएगा +- के 6। अब इसके बाद आगे करेंगे, यही लाइन दोबारा उठाओ, ये वाली जो लाइन है 3 + बाई, एक बार 6 को प्लस साइन के साथ उठाइए और एक बार 6 को माइनस साइन के साथ। लेफ्ट वाला 3 + बाई वैसे का वैसा, एक बार 6 प्लस के साथ लीजिए, एक बार देखो, एक बार 3 + बाई को +6 के बराबर, एक बार 3 + बाई को -6 के बराबर रखो। अब सॉल्व करो। अब बच्चा लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बाई का वैल्यू निकालना है, तो बाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां देखो प्लस का 3 उधर शिफ्ट कराओ तो माइनस का 3, तो 6 - 3, यहां से आंसर आएगा बाई का वैल्यू 3। यहां देखो प्लस का 3 उधर शिफ्ट कराओ, माइनस का 3, तो -6 - 3, तो यहां से आंसर आ गया, दोनों माइनस के तो जोड़ दो, y का वैल्यू आ गया -9 और y का वैल्यू आ गया 3, तो -3, -9, 3, प्लस y का वैल्यू -9 है, -9 कहां पे बच्चों, ये रहा, और प्लस का 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। मैं ये उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ गया होगा। 36 का रूट 6 आएगा, लेकिन दो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस की। ये नोट करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। 32 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो थोड़ा और पढ़ते हैं। हमको, मैं जितनी कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने की, तो बच्चों जल्दी से नोट करें, बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, एक्स और वाई में एक रिलेशन बनाना है, मतलब एक्स और वाई में एक इक्वेशन लानी है आपको, फॉर विच द पॉइंट, ये 3 पॉइंट दे रखे, तीनों के तीनों कैसे हो बच्चा लोग, कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए कॉन्सेप्ट ये था, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। देखो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर, कोलिनियर माने एक सीध में होंगे, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और बनेगा नहीं तो एरिया भी नहीं निकलेगा, तो एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का 0 होगा। क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका क्या है, 1/2, और इस तरह से आप मॉडुलस का ब्रैकेट लगाएं, और यहां देखें पहले नंबर पे क्या लिखा है, x ऊपर, y नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे, 7 ऊपर 0 नीचे। अब ध्यान रखें, जब भी ये मेथड लगाएं ट्राइंगल का एरिया वाला, तो आपने जो ये स्टार्टिंग के 2 वैल्यू लिखी, इन्हीं को रिपीट कर दें, पहली वाली लाइन को रिपीट करें और बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखो बच्चों, ये 1/2 है, इसको मैं 0 में भेज दे रहा हूं, तो जब 0 में भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, केवल हमारे पास बचा x बाई 1 और 2, 7, 0, x और y, ये 1/2 तो 0 में चला गया। अब क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका है, इसको सॉल्व करने का तरीका है, 2 ब्रैकेट लगाओ और दोनों के बीच में लगाओ माइनस, इक्वल टू 0। अब तरीका क्या कहता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो पहले ब्रैकेट। तो x का मल्टीप्लाई 2 में कराओ तो 2x, 1 का मल्टीप्लाई 0 में कराओ 0, 7 का मल्टीप्लाई y में कराओ 7y, और जो भी मल्टीप्लाई होकर आए उनके बीच में प्लस साइन लगा, तो मैंने प्लस साइन लगाया और मल्टीप्लाई का आंसर लिख दिया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या भरेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। देखो 1 का मल्टीप्लाई y में, तो y बन जाए y, 7 का मल्टीप्लाई 2 में, 7 2 नहीं 14, और बीच मल्टीप्लाई कराओ और प्लस लगाते जाओ। x का मल्टीप्लाई 0 में, तो 0 × x। अब बस सॉल्व कर दो, 2x ये 0 है,
जीरो को हम नहीं लिखेंगे, माइनस वाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई और माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो, 7 बाई में से 1 बाई क्या क्या बचा, 6 बाई माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब यहां देख रहे हैं पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड चला जाएगा तो हम 2 से डिवाइड देते रहे। तो जब 2 से डिवाइड दोगे या 2 कॉमन ले लो बच्चा, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा x, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3, 2 सत्ते 14। अब 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दो तो आंसर आ गया आपका x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यही आपके इस सवाल का आंसर है। तो जल्दी से बच्चा लोग नोट करें। अगर ये लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो मैं इस लाइन को ऊपर लिख रहा हूं, इसी लाइन को 2 मल्टीप्लाई में थे, मैंने डिवाइड में पहुंचाए, 0 के डिवाइड में पहुंच गए तो आंसर आएगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। 0 के डिवाइड में जब 2 गए तो वो बन गया था 0। तो ये मैंने नहीं लिख रहा हूं। तो ये आपकी फाइनल रिलेशन बिटवीन x और y, x और y में एक इक्वेशन आ गई, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। थोड़े अच्छे अच्छे सवाल अब आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमको अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका काम ये है डेली होमवर्क करें, जो भी मैं वीडियो में कराऊं आप इसको ऐवे ही ना समझें, समझ रहे हैं? आप समझेंगे वैसे सर ने वीडियो में करा दिया बस सर का हमारा काम खत्म, ऐसा नहीं समझना है। मैथ बहुत दमदार सब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत दमदार, और कि अगर आपने इसके साथ थोड़ी भी नाइंसाफी की, थोड़ा भी मेहनत नहीं की है, तो अगर तुमने मैथ को सोचा कि मैं 1-2 दिन भूल जाऊं इसे और इसको मतलब सॉल्व ना करूं, डेली अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो ये आपको समस्या क्रिएट कर देगा। तो मैथ के लिए एक शायरी बनी है कि एक शायरी सुना दें मैथ के ऊपर। मैथ ये कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो अगर आपने मैथ को भूलने की कोशिश की या उसको याद नहीं किया डेली, तो ये समस्या क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो इसलिए मैथ को जरूर पढ़ें। इफ द CSA ऑफ स्फीयर इज 36 पाई, एक स्फीयर है जिसका CSA 36 पाई सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? स्फीयर का CSA हो या TSA हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इज माने बराबर 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल करो, 4 से 36 9 बार कैंसिल करो, r स्क्वायर का वैल्यू आ गया, रूट स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ तो 9 का रूट बच्चों आएगा 3। हालांकि यहां से 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस का 3, लेकिन -3 नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस किसी सर्कल की किसी स्फीयर की नेगेटिव नहीं हो सकती, रेडियस कैन नेवर नेगेटिव, सो हम -3 नहीं लेंगे, +3 वाला लेंगे। r का वैल्यू आ गया। मेरे से अब पूछा है वॉल्यूम, क्या पूछा है बच्चों? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r का वैल्यू कितना है बच्चों? 3। तो 3 का क्यूब करना है, क्यूब का मतलब है 3 को 3 बार लिख दो। अब 3 से 3 कैंसिल करो, 3 3 का 9, 9 चौक 36, तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या आ गया बच्चों? वॉल्यूम। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। अगले सवाल पे चलिए। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हम ध्यान रखें, जब भी कभी अल्फा और बीटा वाला सवाल पेपर में आए तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है? सबसे पहले काम क्या करना है? ए बी सी की वैल्यू निकालो, या ए बी और सी का वैल्यू निकालो। अब ए बी सी का वैल्यू क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे कौन है? 2, तो ए का वैल्यू आ गया बच्चों 2। बी होता है एक्स के आगे वाला विद साइन, तो बी एक्स के आगे है -3, तो -3। सी होता है बिना एक्स वाला, तो बिना एक्स वाला कौन है? 5। अब दूसरा काम ये और करना, ए बी, पहला काम जब भी कभी अल्फा बीटा सवाल में देखो ए बी सी का वैल्यू तुरंत निकाल लो। अब क्या करो? अब 2 काम और करने हैं। क्या? एक बार निकालो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये और निकाल के बैठ जाओ। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चा लोग? -b/a माइनस बी का वैल्यू क्या है? -3। ब्रैकेट लगा के लिखो, क्योंकि बी का वैल्यू नेगेटिव में है इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है? 2, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, सी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 2, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 5/2। अब ये दोनों वैल्यू का यूज करके मुझे इसका आंसर चाहिए। कैसे करेंगे? अब जरा सुनो, देखो यहां से कॉमन ले लो,
यहाँ अल्फा की पावर 2 है, यहाँ अल्फा की पावर 1 है, यहाँ बीटा की पावर 1 है या बीटा की पावर 2 है। तो कॉमन लेने का तरीका ये है, सबसे पहले छोटी पावर कॉमन लो। तो ध्यान रखो, यहाँ अल्फा की पावर 2, यहाँ अल्फा की पावर 1, तो कॉमन आएगा अल्फा की पावर 1। ऐसे ही यहाँ बीटा की पावर 1 या बीटा की पावर 2, तो छोटी पावर कौन है बीटा की, अल्फा, बीटा की पावर 1, तो पावर 1 1 कॉमन है। अल्फा देखो, बीटा की पावर 1 मैंने कॉमन ले लिया, अल्फा की पावर 2, अल्फा के 2 लोग हैं, एक लोग बाहर है तो एक लोग अल्फा का अंदर हुआ। ऐसे ही अल्फा की पावर 1 ये पूरा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बीटा के 2 लोग हैं, यहाँ बीटा का एक आदमी मैंने कॉमन ले लिया, तो बीटा का एक व्यक्ति बचा। अब पावर 1 नहीं लिखते, देखो यहाँ बाहर बन गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग, 5/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने पहले से ही निकाल रखा है 3/2, रख दो और सॉल्व करो, 5 × 15 और 2 दूनी 4, यही इस सवाल का सही उत्तर है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है बच्चा लोग? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है बच्चा लोग, फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्किल हुज डायमीटर रेशियो इज 4/9। देखो दो सर्किल दे रखे, पहला सर्किल और एक दूसरा सर्किल, दोनों की रेडियस, पहले वाले सर्किल की रेडियस को मैंने R1 माना, दूसरे सर्किल की रेडियस को R2 मान लिया। अब बोला है उन्होंने कि पहले वाले सर्किल की डायमीटर और दूसरे वाले सर्किल की जो डायमीटर है इनका रेशियो, रेशियो माने पहले वाले का डायमीटर अपॉन दूसरे का डायमीटर, ये रेशियो 4:1 है। रेशियो का मतलब है 4/9, ठीक है, रेशियो का साइन हटाओ 9 में लगाओ। अब जरा सुनो, हमसे पूछा है इन दोनों सर्किल की सरकमफ्रेंसेस का रेशियो क्या होगा, पहले वाले की सरकमफ्रेंस अपॉन दूसरे वाले की सरकमफ्रेंस, इसका आंसर हमसे पूछा है। कैसे करेंगे, तो सुनो, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का डबल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले वाले की डायमीटर कितनी होगी, तो रेडियस का डबल, पहले वाले की रेडियस कितनी है बच्चों, R1, इसका डबल अपॉन दूसरे वाले की डायमीटर क्या होगी, डायमीटर का फॉर्मूला होता है रेडियस का डबल, तो दूसरे वाले की रेडियस कितनी है, R2, R2 का डबल करो, R2 का क्या करो, डबल, ये हो गई दूसरे वाले की डायमीटर, ये 4/9 है, 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, तो यहां से मुझे क्या मिला, R1/R2, इसका आंसर आया 4/9। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमें पूछा है सरकमफ्रेंसेस का रेशियो, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो सुनो, पहले वाले की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr, r कितनी है, r1, पहले वाले की रेडियस है r1। सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्किल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr, तो 2πr। अब दूसरे वाले की सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं, तो दूसरे वाले की सरकमफ्रेंस दूसरे वाले की रेडियस कितनी है बच्चों, r2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आंसर आ गया R1/R2, और R1/R2 का आंसर तो हमने पहले ही निकाल लिया था, कितना, 4/9। तो उनकी सरकमफ्रेंस का रेशियो भी कितना आएगा बच्चा लोग, 4/9। जितना कि इनके डायमीटर का रेशियो था उतना ही उनके सरकमफ्रेंस का रेशियो आएगा। क्या ये बात समझ में आई आपके? ठीक है, पहला सर्किल दूसरा सर्किल, पहले की रेडियस R1 दूसरे की रेडियस R2, डायमीटर का रेशियो दे रखा है 4/9, डायमीटर का फॉर्मूला खोल दिया, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का डबल, तो पहले की रेडियस क्या है, R1, तो R1 का डबल किया तो पहले की डायमीटर मिल गई, R2 का डबल किया तो दूसरे की डायमीटर मिल गई, 2 से 2 कैंसिल किया, यहां से R1/R2 आ गया 4/9। अब हमें सरकमफ्रेंस का रेशियो पूछा था, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने लगा दिया 2πr। ऐसे ही r पहले सर्किल के लिए R1 यूज किया, दूसरे के लिए R2 यूज किया, 2π से 2π, R1/R2 जो कि क्या है हमारे पास, 4/9। तो ये हो गया बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक है x एक्सिस और एक है लाइन ax + by = 0। ये पूछा है ये दोनों लाइनें जब आपस में टकराएंगी तो जहां टकराएंगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहां टकराएंगे। एक बात बताइए, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर ही तो ये पॉइंट है, तो x एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, x, 0। x एक्सिस पर x वाला तो होता है बट y वाला नहीं होता, तो y वाला क्या होगा बच्चों, 0। अब सुनिए, ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब मैं इसमें x की जगह पे x रखूंगा और y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, इसमें 0। तो इस इक्वेशन ax + y = 0 में x की जगह पर x पुट करो, y की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह क्या पुट कर दो बच्चों, 0।
तो a इंटू एक्स प्लस ये 0, तो ax बराबर आ गया बच्चों 0, x का वैल्यू यहां से आ गई 0, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो एक x का वैल्यू आ गया 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट क्या बना, पॉइंट था हमारा x, 0, x का वैल्यू भी 0 आ गया, तो पॉइंट आ गया 0, 0। अब जिन बच्चों को डाउट है तो वो अगर ये मेथड नहीं समझ में आया, मैंने क्या किया है सर, x एक्सिस टकरा रही है, तो x एक्सिस टकरा रही है, इसका मतलब y क्या होगा, 0 होगा। तो केवल इस इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू 0 रख दी और यहां से x का वैल्यू निकाला, तो देखा x का वैल्यू भी कितना आ गया बच्चा लोग, 0, तो पॉइंट बन गया x, 0, 0, 0। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का, ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं, चारों पॉइंटों को x की जगह पे पहला नंबर और y की जगह पे दूसरा नंबर रख के देखें। अब जिस इक्वेशन पे LHS और RHS बराबर आ जाए वही उस सवाल का आंसर होगा। तो जैसे अगर मैं यहां पे देखूं, इक्वेशन हमारी क्या है, ax प्लस by बराबर 0, ये दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं। तो जैसे अगर मैं इसी पॉइंट को चेक करूं, तो x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो। LHS में x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो इसको जब सॉल्व करोगे 0 इंटू ए 0 और ये b इंटू 0, 0, 0 प्लस 0 क्या आ गया, LHS 0। RHS देखो, इसकी RHS क्या है बच्चा लोग, 0, तो 0 LHS बराबर RHS आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, सही उत्तर है। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ऐसे करें, लिखकर करना है तो ऐसे करें, बस यहां लिख देना हमने x एक्सिस के लिए, x एक्सिस पर x तो होता है, y 0 होता है, y नहीं होता है, तो y की वैल्यू हमने क्या पुट करी है इस इक्वेशन में, 0, और सॉल्व कर लिया और ये आंसर है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मैंने इसके दोनों तरीके बताए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे, तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो चलिए बच्चों बाय, अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।